या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं शहीदों की उस शहादत को जो देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए कारगिल की चोटियों पर दी गई थी। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। दरअसल हर उस सैनिक की आखिरी सांस के साथ ये झंडा फहराता है जो इसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गया। कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को संसद टीवी के नमन के साथ आगाज आज के हेलो इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और अमृता, सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे कारगिल विजय दिवस के मौके पर किस तरह देशवासी कर रहे हैं शहीदों को याद। इसके अलावा नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक सहित देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस तरह देशवासी कर रहे हैं खास तैयारी। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं पराक्रम मुख्य समाचार। बिल्कुल, राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहां देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल और व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं से सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। कि गांव गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे अंग्रेजी की वजह से पीछे न रह जाएं। सबको मकान, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी, किसानों के लिए सम्मान निधि, ये प्रयास आज गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी के सपनों को ताकत दे रहे हैं। सदन में तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 4 सदस्य मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन से चारों कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया और इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में भी महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। अवरोध के बीच पीठासीन उपाध्यक्ष सस्मित पात्रा ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू कराई। बीजेपी के जीवीएल नरसिंह राव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, अजय प्रताप सिंह, बृजलाल, तमिल मनीला, कांग्रेस एमकेजी के वासन और मनोनीत सदस्य महेश जेठमलानी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। पीठासीन उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि विधेयक पर सदन में हुई चर्चा पर विदेश मंत्री का जवाब मंगलवार यानी कि आज होगा। विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के बीच सोमवार को राज्यसभा में प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा ने राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी बदलाव किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज फिर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में अपना बयान दर्ज कराने दोपहर के वक्त ईडी के समक्ष पेश होंगी। एजेंसी ने शुरुआत में उन्हें सोमवार को तलब किया था, बाद में इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर कोई भी गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जानी चाहिए।
उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा स्कूल सेवा आयोग एसएससी घोटाले में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये बयान दिया है। 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन कराने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। इसमें 3 केरल में और 1 दिल्ली में दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस बीच केंद्र ने मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने की और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौजूदा मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तो कुछ कम हुए हैं, लेकिन 168 दिन यानी कि 5.5 महीने बाद दैनिक संक्रमण दर 7% को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 16,866 मामले मिले और 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 मामले अकेले केरल से हैं। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 7.03% हो गई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.49% दर्ज की गई। सक्रिय मामलों में गिरावट हुई है और इसकी संख्या जो है वो 1,50,877 पर आ गई है, जो कि कुल मामलों का 0.34% है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में चुनाव आयोग को भी एक पक्ष बनाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी गई है। पिछले हफ्ते जब शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में दी गई मान्यता का हवाला देते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी, तब उद्धव ठाकरे समूह ने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया था। देश में अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के लिए आज से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। इसमें कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस नीलामी से सरकार को करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी में कुल 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी समूह की अडानी डाटा नेटवर्क्स लिमिटेड शामिल है। सरकार का यह दावा है कि अगस्त के अंत तक देश में 5G सेवा शुरू हो सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से पहली बार तिरंगा बाइकर्स रैली को हरी झंडी दिखाकर करगिल के लिए रवाना किया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा ने इस रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली का समापन आज द्रास के युद्ध स्मारक पर होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई अधिकारी की हत्या के मामले में सोमवार को 13 आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने 1 सितंबर 2021 को इस मामले की जांच संभाली थी। शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंजूर करने संबंधी सुनवाई यहां की एक अदालत में सोमवार को नहीं हो सकी। हालांकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका को मंजूर कर लिया और निचली अदालत को वाद से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। कलकत्ता की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी को 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। दोनों को स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने चटर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। गुजरात में बोटाद जिले के रोजिंग गांव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई।
जबकि 20 अन्य बीमार पड़ गए, जिन्हें उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों की हालत गंभीर है और 3 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में लिया है। गुजरात में लगभग 1000 गाय भैंसों की मौत के बीच मवेशियों में ढीलेदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिसीज के प्रसार की बारीकी से निगरानी कर रहा है। इस बीमारी से राज्य में कुल 999 मवेशियों, खासकर गाय और भैंस की मौत हुई है। ढीलेदार त्वचा एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं और ततैया द्वारा मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है। केंद्र सरकार इसकी निगरानी कर रही है। दिल्ली में सोमवार को 463 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। संक्रमण दर 8.18% तक पहुंच गई, जो कि एक महीने में सबसे अधिक है। यह लगातार तीसरा दिन है जब शहर में पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की भी आशंका है। ऐसे में लोगों से एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। लोगों को प्रदेश के मैदानी और उच्च पर्वतीय इलाकों में 25 से 29 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश हुई, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद नर्मदा, पार्वती, बेतवा और अन्य नदियों पर बनाए गए 14 बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं, वहीं कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले दिन भारत करीब 20 देशों के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में शामिल हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जेपी सिंह ने किया। जेपी सिंह अफगानिस्तान के लिए विदेश मंत्रालय के पॉइंट पर्सन हैं। इस बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता, सुरक्षा, संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्व समुदाय के दृष्टिकोण के लिए उपाय तलाशना है। इधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में लीबिया में आतंकवादी गतिविधियों पर फिर से शुरू होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी आर रविंद्र ने कहा कि हम लीबिया में आतंकवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान पर चिंतित हैं और हम ये दोहराते हैं कि आतंकवादी समूहों और संबद्ध संस्थाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदारों के बीच सोमवार की रात पहली बार टेलीविजन में आमने सामने बहस हुई। बहस के दौरान दोनों चीन और चरित्र को लेकर जमकर भिड़ गए। आपको बता दें कि ताजा सर्वे में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रेस में लिज ट्रस से थोड़ा पीछे चल रहे हैं और इस बहस के जरिए वो लिज को पीछे छोड़ना चाहते हैं। कुवैती अमीर ने अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस को सम्मानित किया गया। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच ने जनरल नरवणे और मैटिस को सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया। कनाडा में पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च के आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ यौन दुराचार सहित कई तरह के अत्याचारों के लिए सोमवार को माफी मांगी। पोप ने स्थानीय लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि अत्याचार की यह घटना एक विनाशकारी नीति का नतीजा थी। वो रविवार को अल्बर्टा प्रांत के एडमॉन्टन पहुंचे थे,
यहाँ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मैरी में साइमन ने उनका स्वागत किया। रूस यूक्रेन युद्ध छठे माह में पहुंच चुका है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सेना के 50 गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिए हैं। उसने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका से मिले हिमारस रॉकेट प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए की गई। अमेरिका ने जून माह में यूक्रेन को यह हथियार दिए थे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। इस फायरिंग में 2 भारतीय मूल के लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अभी भी इस घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 8 से 17 जुलाई तक हैती गिरोह की हिंसा में कम से कम 471 लोग प्रभावित हुए हैं। इस आंकड़े में मृत, घायल और लापता लोगों की संख्या शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों के साथ साथ गिरोह द्वारा भर्ती किए जा रहे लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा की गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं पराक्रम आज की गतिविधियों पर। बताएंगे कि आज से दिन भर क्या कुछ रहने वाला है खास। आज की गतिविधियों की बात करें तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सुबह 9:30 बजे अपने निवास स्थान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम 4:30 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम 6:30 बजे ले मेरिडियन में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन, विद्यावाचस्पति डॉक्टर गुलाब कोठारी द्वारा लिखित ग्रंथ गीता विज्ञान उपनिषद का विमोचन करेंगे। साथ ही आज राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही आज लोकसभा में किरेन रिजिजू परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन के लिए आगे बढ़ाएंगे। और अब वक्त हो चला है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का, समझने का। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 26 जुलाई की तारीख के नाम कौन कौन सी खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 जुलाई वर्ष 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर कंपनी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। अप्रैल 1859 में विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वर्ष 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण कार्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। 10 वर्ष में यह नहर बनकर तैयार हुई। वर्ष 1869 में 2 समुद्रों का पानी मिला और विश्व नेविगेशन के लिए एक अमूल्य धमनी का निर्माण हुआ। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। चलेगा या पहले ट्वीट? और अब आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 23 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने हिमालय की ऊंची कारगिल की चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाते हुए जीत हासिल की थी। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। जी हाँ, ये दिन है उन शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और अपना आज जिन्होंने हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। वीरगति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। संसद टीवी का इन वीरों को शत शत नमन। आइए याद करते हैं करगिल की उस दास्ता को। कारगिल की लड़ाई को भले ही 2 दशक से ज्यादा वक्त हो गया हो, पर इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर जीतने वाले योद्धाओं की कहानी आज भी सबकी जुबान पर रहती है। 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में
सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन भारत ने हिमालय की ऊंची चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाते हुए जीत हासिल की थी। इस समर को देश के नाम करने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना टाइगर हिल और दूसरी चौकियों पर कब्जा करने में सफल रही। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 वीर योद्धा शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया था। ये दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अपना आज जिन्होंने हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर संसद टीवी का इन वीर शहीदों को शत शत नमन। आज देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देश भर में कारगिल के वीर सपूतों की शहादत को याद किया जा रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल और जम्मू के बलिदान स्तंभ पर कारगिल वीरों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही तस्वीरों में वीर शहीदों को याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि करगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए जो प्राण वीरों ने न्यौछावर किए हैं, उन्हें हम सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहूंगी, यह कहना है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बात कही। और साथ ही कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव मैं ऋणी रहूंगी। जय हिंद। ये ट्वीट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और वहीं देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की शहादत को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं 1999 में हमारे देश की रक्षा करने में अटूट देशभक्ति और बेजोड़ वीरता का प्रदर्शन करने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए कारगिल के शहीदों का ऋणी रहेगा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भारत के वीर सपूतों को नमन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल युद्ध हमारे जवानों की असाधारण वीरता का वो गौरवशाली अध्याय है जिस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मां भारती के सपूतों ने दुर्गम रणक्षेत्र और चुनौतीपूर्ण हालात में विजय पताका फहराई है। ये ट्वीट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। और पराक्रम इस बार आज़ादी का जश्न कई मायनों में खास है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल अमृता, 13 से 15 अगस्त यानी कि 3 दिन तक हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा अभियान का जश्न मनाएंगे और इस दौरान हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जैसा कि हमने बताया 13 से 15 अगस्त ये केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है और इसमें सभी देशवासियों से जुड़ने की अपील भी की गई है। उत्साह के साथ इसे मनाने को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिसको लेकर बड़े स्तर पर क्या
क्या कुछ व्यापक प्रयास और प्लानिंग की गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस जश्न को खास बना रहा है हर घर तिरंगा अभियान। आजादी की इस वर्षगांठ पर पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगा जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में घर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन को यहां 2,60,000 से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निगरानी में झंडे बनाए जा रहे हैं। ये झंडे 8 स्थानीय ब्लॉक में स्वयं समूह की महिलाएं बना रही हैं। आजीविका मिशन के जिला प्रभारी PR अंबेडकर इस सभी ब्लॉकों में तिरंगा बनाने के काम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हर घर पर झंडा फहराया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है और शासन से पूरे जनपद को इसके लिए 2,60,000 झंडे निर्माण का लक्ष्य मिला है। झंडे बनाने के काम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है, जिससे इनमें खुशी का माहौल है। प्रत्येक विकासखंड में लगभग 50 महिलाएं काम कर रही हैं और इनको 10,000 झंडों का लक्ष्य दिया गया है। कुल मिलाकर 236 समूहों को चिन्हित किया गया है, जिनमें लगभग 925 महिलाएं काम कर रही हैं। समूह का प्रयास है कि 31 जुलाई तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना है, स्वतंत्रता से जुड़े प्रतीकों का सम्मान करना है। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न और उत्साह में डूबा हुआ है। आइए गर्व से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। और जिस उत्साह के साथ हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये याद रखिए और हम सभी को अमृता कहीं ना कहीं याद रखने की ज़रूरत है कि ये आज़ादी बहुत बड़े त्याग और बलिदान के बाद हमें मिली है। और इसीलिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। और सभी शहीदों को एक बार फिर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। संसद टीवी भी उन्हें नमन करता है। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं।